राम प्रसाद बिस्मिल की सक्रियता से उनका शहर शाहजहांपुर उन दिनों क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बन गया था। यहाँ आए दिन दल के सदस्यों की गुप्त बैठकें होती। बिस्मिल, अशफाक उल्लाह, योगेश चंद्र चटर्जी, सचिंद्र नाथ बख्शी, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, विष्णु शरण दुबलिश, राम दुलारे त्रिवेदी, राजकुमार सिन्हा, केशव चक्रवर्ती, दामोदर स्वरूप सेठ, गोविंद चरणकार, रामनाथ पांडे, बनवारी लाल आदि यहाँ आते और मिलकर नई नई योजनाएं बनाते। लोगों को आश्चर्य हो रहा था बिस्मिल और अशफाक की दोस्ती पर। एक कट्टर आर्य समाजी और दूसरा पक्का मुसलमान। बात ना हिंदुओं के गले उतर रही थी और न मुसलमानों के, पर दोनों पर चढ़ा दोस्ती का रंग गहरा ही होता गया। वे साथ साथ खाते और आर्य समाज मंदिर पर रहते। कोई उपदेशक या भजनीक आता तो बिस्मिल के साथ अशफाक भी उसकी सेवा में जुट जाते। अशफाक के मोहल्ले का हर कोई उन्हें बुरा भला कहता, पर अशफाक थे कि उन पर इन बातों का कोई असर नहीं पड़ता। एक बार शाहजहांपुर में हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ। मुसलमानों का एक जुलूस जब आर्य समाज मंदिर पर पहुंचा तो अशफाक तमंचा तानकर खड़े हो गए। खबरदार, जो किसी ने आगे बढ़ने की हिम्मत की। जुलूस में आए लोग अशफाक को देखकर पीछे लौट गए। अभी दल का काम कुछ ही दिन चल रहा था कि एकाएक धन की जरूरत आ पड़ी। संगठन की आर्थिक दशा बहुत खराब थी। बिस्मिल लिखते हैं, सब पर कुछ न कुछ कर्ज हो गया था। किसी के पास साबुत कपड़े तक न थे। कुछ विद्यार्थी बनकर धर्म क्षेत्र तक में भोजन कराते थे। 4-5 ने अपने अपने केंद्र त्याग दिए। 500 से अधिक रुपए में कर्ज लेकर व्यय कर चुका था। पर दुर्दशा देख मुझे बहुत कष्ट होने लगा। मुझे भी भरपूर भोजन न किया जाता था। सहायता के लिए कुछ सहानुभूति रखने वालों का द्वार खटखटाया, किंतु कोरा उत्तर मिला। मैं किंग कर्तव्य विमूढ़ था। कुछ समझ में न आता था। कोमल हृदय नवयुवक मेरे चारों ओर बैठकर कहा करते, पंडित जी, अब क्या करें। मैं उनके सूखे सूखे मुख को देखकर बहुधा रो पड़ता कि स्वदेश सेवा का व्रत लेने के कारण फकीरों से भी बुरी दशा हो रही है। एक एक कुर्ता तथा धोती भी ऐसी नहीं थी जो साबुत होती। लंगोटा बांध कर दिन व्यतीत करते थे। अंगोछे पहनकर नहाते थे। एक समय क्षेत्र में भोजन करते थे। एक समय 2-2 पैसे के सत्तू खाते थे। मैं 15 वर्ष से एक समय दूध पीता था। इन लोगों की यह दशा देखकर मुझे दूध पीने का साहस ना होता था। मैं भी सबके साथ बैठकर सत्तू खा लेता था। मैंने विचार किया कि इतने नवयुवकों के जीवन को कष्ट करके उन्हें कहाँ भेजा जाए। जब समिति का सदस्य बनाया था तो लोगों ने बड़ी बड़ी आशाएं बधाई थी। कईयों का पढ़ना लिखना छुड़ाकर काम में लगा दिया था। पहले से मुझे यह हालात मालूम होती तो मैं कदाचित इस प्रकार की समिति में योग न देता। बुरा फंसा। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता था। अंत में धैर्य धारण कर दृढ़तापूर्वक कार्य करने का निश्चय किया। बिस्मिल ने दल की स्थिति और भविष्य की योजनाओं पर विचार करने के लिए केंद्रीय समिति की बैठक बुलाने का निश्चय किया, क्योंकि जर्मनी से माउजर पिस्तौलों की खरीद करनी थी और बड़ी संख्या में बम मंगाए जाने थे। बिस्मिल की योजना यह भी थी कि विभिन्न जिलों में पुस्तकालय, क्लब और सेवा समितियां खोली जाएं ताकि दल का आधार निर्मित हो सके। वे एक साप्ताहिक पत्र भी निकालने की योजना बना रहे थे ताकि देशवासियों के बीच वैचारिक क्रांति का वातावरण तैयार किया जा सके। पर सब कार्यों के लिए बहुत बड़ी पूंजी की आवश्यकता थी और हालत यह थी कि दल के सदस्यों को अपना निर्वाह करना भी मुश्किल होता जा रहा था। चंद्रशेखर आजाद को इन्हीं दिनों दल का काम करते हुए अक्सर भूखे रहना पड़ता था।
रविंद्र मोहनकार के बारे में तो मैंने यहाँ तक सुना है कि वे सत्तू खाकर गुजारा करते और पूरी लगन से देश के काम में जुटे रहते थे। योगेश दास स्वयं अपना खाना बनाते तथा बर्तन मांजते थे। सचिंद्रनाथ बख्शी और मुकुंदी लाल ने भी बहुत कष्टों में रहकर उस समय दल का काम किया। कुंदन लाल गुप्त को कितना त्यागपूर्ण जीवन जीना पड़ा, इसके लिए इतना बता देना ही पर्याप्त होगा कि दल ने प्रतापगढ़ से संगठन को मजबूत बनाने के उद्देश्य से बनारस से उनकी नौकरी छुड़वा दी और दल की ओर से 10 रुपये मासिक पर उन्हें किसी तरह गुजर बसर करनी पड़ी। यद्यपि क्रांतिकारियों का यही प्रयत्न रहता था कि उनके दल के सदस्य किसी तरह अपनी आजीविका स्वयं चलाएं, पर पूरे समय काम करने वाले कुछ सदस्यों के भोजन आदि की जिम्मेदारी पार्टी की होती थी। यह सच है कि बनारस के बाबू शिव प्रसाद गुप्त जैसे शुभचिंतक समय समय पर दल को आर्थिक सहयोग भी देते थे, पर वह दल के व्यय के लिए पर्याप्त नहीं होता था। आर्थिक संकट के दिनों में दल के सदस्य धन की जरूरत को पूरा करने के लिए धनी और देशद्रोही व्यक्तियों के घरों पर डकैती डालते थे। क्रांतिकारी दलों के लिए इस तरह धन जुटाना कोई नई बात नहीं थी। बिस्मिल स्वयं कई ऐसे प्रयोग कर चुके थे। आयरलैंड के क्रांतिकारी भी पार्टी चलाने के लिए इन्हीं तरीकों का इस्तेमाल करते थे। लेनिन की बोल्शेविक पार्टी ने भी रूस में इसी तरह डकैतियां डालकर दल का काम चलाया था। कहा जाता है कि स्टालिन स्वयं बाकू के पास किसी डकैती में सम्मिलित हुए थे। अशफाक उल्लाह ने रामप्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में 9 मार्च 1925 को पीलीभीत जिले के बिचपुरी गांव में हुई प्रसिद्ध डकैती में हिस्सा लिया था। इस एक्शन में चंद्रशेखर आजाद, मनमथनाथ गुप्त, सचिंद्रनाथ बख्शी, बनारसी लाल आदि भी सम्मिलित हुए थे। मनमथ जी के अनुसार इस डकैती में बिस्मिल ने कुछ पेशेवर डकैतों का भी सहयोग लिया था। उन्होंने ऐसा सावधानी के तौर पर किया था क्योंकि दल के अधिकांश सदस्य नए थे, जो संभव है कि खतरे के समय किसी तरह की चोट न खाएं। पर इस डकैती में कोई बड़ी रकम हाथ नहीं लगी। चांदी और सोने के कुछ गहने मिले, जिन्हें बनारसी लाल ने गलवाकर 500 रुपये में बिकवाया। इससे बिस्मिल को निराशा हुई। पेशेवर डकैतों का प्रयोग भी सफल नहीं रहा, क्योंकि लूट के समय में वे किसी पर अत्याचार करने या जान से मारने में हिचकते नहीं थे। बिस्मिल का मन इस भारी बोझ में दब गया कि देशवासियों को इस तरह सताना उचित नहीं है। ऐसी डकैतियां खतरा उठाकर भी न तो दल को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करती और न ही दल की प्रतिष्ठा को बढ़ाती। बिस्मिल अब इन डकैतियों से ऊब चुके थे और वे दूसरे साधनों व तरीकों पर गंभीरता से सोच रहे थे, ताकि जनता के बीच क्रांतिकारियों के कार्यों पर कोई उंगली न उठाई जा सके। केंद्रीय समिति में काफी विचार विमर्श के बाद जब यह तय हो गया कि क्रांतिकारी अब सिर्फ सरकारी संपत्ति या बैंक का धन ही लूटेंगे, तो बिस्मिल इस योजना का खाका तैयार करने लगे। एक दिन 8 डाउन यात्री गाड़ी से लखनऊ जाने पर उनकी दृष्टि रेल से जा रहे टिकटों की बिक्री की रकम पर पड़ी। वे सोचने लगे, क्यों न इस सरकारी संपत्ति की लूट राजनीतिक तरीके से की जाए, ताकि दल का राजनीतिक चरित्र भी स्पष्ट हो सके। दल के सदस्यों को बिस्मिल की यह योजना बहुत पसंद आई। उनके चेहरे इस बात से प्रसन्न थे कि वे अब सरकार को सीधी चुनौती देने के लिए सफल होंगे। लेकिन बिस्मिल के इस विचार का विरोध अकेले उनके मित्र अशफाक उल्लाह ने किया। उनका कहना था कि हमारा दल अभी मजबूत नहीं है, उसमें वह शक्ति नहीं है कि वह सरकार से सीधा युद्ध कर सके। इसलिए पहले पार्टी का आधार मजबूत किया जाए और उसे विकसित किया जाए। अशफाक ने सचेत करते हुए कहा कि सरकार को इस तरह की चुनौती देने से हमारा दल बिखर जाएगा और यह हमारे तथा देश के किसी भी तरह हित में नहीं होगा। अशफाक उल्लाह इस डकैती के विरुद्ध थे, पर रेल का खजाना लूटने की योजना दल में
बहुमत से तय हो गई। पहले यह निर्णय हुआ कि किसी छोटे स्टेशन पर जब गाड़ी खड़ी हो उसी समय हमला किया जाए, पर इसमें जोखिम ज्यादा था और कई व्यक्तियों के मारे जाने की संभावना थी। बिस्मिल नहीं चाहते थे कि कोई खून खराबा हो। नरहत्या के वे घोर विरोधी थे। उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि वे जानबूझकर किसी गोरे या भारतीय को मारने का प्रयत्न नहीं करेंगे। अतः यह तय किया गया कि किसी निश्चित स्थान पर दो स्टेशनों के मध्य जंजीर खींचकर गाड़ी खड़ी कर दी जाए और खजाने का संदूक निकालकर उस पर कब्जा कर लिया जाए। सरकारी खजाने की लूट के पक्ष में न होते हुए भी जब दल ने बहुमत से इस एक्शन का फैसला ले लिया तो अशफाक एक अनुशासित सिपाही की तरह इस अभियान में चल पड़े। यही उनके चरित्र की ऊंचाई थी। वे दल और उसके नेता का कोई भी निर्णय मानने को हर समय तैयार रहते और उसके लिए बड़े से बड़ा बलिदान देने में गर्व महसूस करते थे।